Hello students, welcome to IT Academy. My friends, I hope आप लोग अच्छे से होंगे और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कर रहे होंगे। करते रहिए यूं ही। तो 12th के लिए आज हमारा एक नया वीडियो, नया लेक्चर जो बेस्ड है हमारे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और वो चैप्टर हमारा, इस चैप्टर के जो अंदर टॉपिक हमारा आज का है जीन एक्सप्रेशन एंड HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड जीन एक्सप्रेशन ये हमारे एक तरीके से सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बहुत जल्द ही हम इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक लेके चलते हैं जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहला टॉपिक जीन एक्सप्रेशन, ये है क्या? अभी तक आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस में देखा कि कैसे हमारे सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काम करता था, और हमारी कहानी सेंट्रल डॉगमा से चालू हुई थी जहां पर सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड को जाना था। याद करिए वो दिन, वो वीडियो जब आपने फ्रेडरिक माइकर के साथ ये जर्नी शुरू करी थी, जहां पर फ्रेडरिक माइकर ने WBCs के न्यूक्लियस से न्यूक्लियन नाम के सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया था और अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। वहां से हमने जाना कि हाँ, हमारे न्यूक्लियस में DNA नाम की कोई चीज है। फिर हमने DNA से DNA बनाया, प्रोसेस रेप्लिकेशन। हमने DNA से RNA बनाया, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। हमने RNA से प्रोटीन बनाया, प्रोसेस ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद जब हमने पढ़ लिया तो अब हमारा टॉपिक आता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कैसे हमारा DNA से बना हुआ, आप देखिए जैसे ये 3 हमारे अगर पेयर ले लें तो क्या हो गया हमारा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जेनेटिक कोड या इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते थे, ट्रिपलेट कोडॉन। और देखा जाए तो यही ट्रिपलेट कोडॉन हमारे एक तरीके से जीन्स होते थे। इन्हीं ट्रिपलेट कोडॉन से ट्रांसलेशन होकर के हमारी प्रोटीन बनती थी, और वो प्रोटीन हमारे बॉडी में कैरेक्टर का फॉर्मेशन करते थे। तो रेगुलेशन ऑफ जीन का मतलब ये है कि जीन कैसे कंट्रोल करता है आपके बॉडी के कैरेक्टर को, दुनिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टर को। इस चीज को हमें जानना है कि कैसे जीन एक्सप्रेस करेगा। ये तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन बन गई, अब वो प्रोटीन आपके बॉडी में कैरेक्टर लाएगी, लेकिन कैसे, किस लेवल पे? तो वहां पर हम एक बहुत से छोटे बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि कब कब जीन एक्सप्रेशन बदल सकता है। मेरी बात तो आप समझ रहे होंगे ना कि प्रोटीन जब बन गई, यानी सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक ट्रांसलेशन, जहां पर हमने DNA से प्रोटीन बना डाली। अब ये प्रोटीन कैसे आपकी बॉडी में चीजों को एक्सप्रेस करता है, कैसे चीजों को दिखा रहा है, तो जो ये चीजों का एक्सप्रेशन होने वाला है वो है हमारा जीन एक्सप्रेशन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यह समझना है कि कैसे हमारे जीन रेगुलेट कर रहे हैं आपके एक्सप्रेशन को, आपके कैरेक्टर को। और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा एक बैक्टीरिया का एग्जांपल देकर के कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण भी हमारे बॉडी के एक्सप्रेशन बदलता है। क्लियर? चलिए चालू करते हैं सफर। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया ये पैरल पेज आपके लिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, जहां पर ट्रिपलेट कोडॉन प्रोटीन को बना रहे थे, किसी प्रोटीन को कोड कर रहे थे, तो कैसे प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को रेगुलेट करती है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ खास पॉइंट्स हैं कि इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन अकर्स बाय फॉलोइंग लेवल्स। एनसीईआरटी की बात है ये, आप किस लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, समझिएगा। ये 4 जगह के कारण आपके जीन एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है। आपके भले DNA में जीन्स लगे हैं ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए, लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए हम कई लेवल पे इस चीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कौन कौन से लेवल पे डिस्टर्ब करते हैं, पहले पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट बनता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में था क्या? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब था कि ट्रांसक्रिप्शन यानी जब DNA से RNA बन रहा होता है,
जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है आप इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसी समय अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने म्यूटेशन में बताया था कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अगर अपनी जगह को चेंज करते हैं, इंसर्ट हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड का, तो सिंपल सी बात है यार कि उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा। अगर डीएनए से बनने वाले आरएनए में कुछ चेंजेस आ जाए, यानी ए बी सी होना चाहिए और आ गया क्या CAB चेंज हो गया, तो ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर चेंजेस माना जाता है। इस जगह पर भी हमारे कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। तो वही पहली हेडिंग बनती है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सेकंड है प्रोसेसिंग लेवल पर। प्रोसेसिंग लेवल आपने पढ़ा हुआ है कि जब जीन्स हमारे आरएनए बना तो उस आरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन नाम की चीज होती है। इंट्रॉन एंड एक्सॉन। आपको ये भी पता है कि आप एक्सॉन को रखते थे और इंट्रॉन को रिमूव करते थे, जिसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर उस जगह रखने और हटाने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब भी आपका जीन एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है, यानी वो बन गया हमारा प्रोसेसिंग लेवल। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब हमारे न्यूक्लियस से एमआरएनए को बाहर भेजा गया, हो सकता है कुछ टूट फूट के कारण कोई सेगमेंट हट जाए, कोई सेगमेंट हट जाए। अगर कोई भी सेगमेंट हट जाता है तो यहां पर भी एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाएंगे, जीन एक्सप्रेशन बदल जाएगा, जिसे हमने एमआरएनए ट्रांसपोर्ट बोला। एंड थर्ड फोर्थ लास्ट वन, ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन का मतलब पहले समझिए क्या था, आप पढ़ चुके हैं कि जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उस चीज को हम ट्रांसलेशन कहते थे। यानी जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, उस जगह पर भी प्रोटीन बनने में कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है, जिस कारण जीन एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी ये 4 वो लेवल थे जो हमारे जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, डिस्टर्ब कर सकते थे। तो पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, सेकंड प्रोसेसिंग लेवल पे, थर्ड एमआरएनए ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ ट्रांसलेशनल लेवल। क्लियर? ये 4 लेवल आपको तैयार हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बात करें तो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन रेगुलेट करता है? तो द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। 3 कंडीशन बता रहा। मेटाबॉलिक का मतलब होता है बॉडी में होने वाली वो रिएक्शंस जिनके थ्रू आप में एनर्जी बन रही है, या वो रिएक्शन जिनके थ्रू आप में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दोनों रिएक्शन को कॉमनली हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। हमारी बॉडी के जीन को एक्सप्रेस करने के लिए ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला है मेटाबॉलिक, जो मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल, बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, थर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, हमारे सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो अभी गर्मियों के सीजन में जब कॉलेजेस में, स्कूल्स में असेंबली होती है तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि असेंबली के दौरान कई बच्चे चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। जब वो चक्कर खा के गिर पड़े, उसके पीछे रीजन ये था कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स नहीं बन पा रहे थे जिस कारण वो बॉडी को एक्टिव रख सकते थे। वो एंजाइम की कमी हो गई और उस एंजाइम की कमी के कारण को चक्कर आ गई। उस हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि गर्मी है बहुत, हाई टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम के बनने की प्रोसेस स्लो रहती है। तो आप अगर देखें तो उस जगह पर उस जीन ने वो एंजाइम नहीं बनाया जिस एंजाइम के कारण वो एक्टिव हो सकता है। क्लियर? तो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, हमारे लिए जो खास चीज है जो हमें पढ़ना है वो ये हमारा है एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे रेगुलेट करता है हमारी चीजों को, चलिए देखते हैं। किसी एग्जांपल जैसे पढ़ना है डेप्थ में। इन ई कोलाई, ई मींस एस्केरेशिया, कोलाई मींस बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। अधिकतर जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं आपने देखे हैं इस चैप्टर में, जो भी ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए, बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किए। बेसिकली वहां पर हमने एक बैक्टीरिया यूज किया, वो बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया है जिस पे यूज किया गया है। इसी ई कोलाई बैक्टीरिया पे देखा गया है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके सराउंडिंग कंडीशन के कारण ये अपने बॉडी में जीन्स बनाने के, प्रोटीन बनाने के लेवल में
चेंजेस करता है, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन का दिखाने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज किया गया। ये बैक्टीरिया का ई कोलाई बैक्टीरिया। In E. coli, the beta galactosidase enzyme hydrolyzes lactose into the galactose and glucose in the absence of lactose। ओहो, ये बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मैं इसको आपको थोड़ा बताता हूँ अपने स्टाइल में। देखिए, आपके सामने अभी जितने भी हम टर्म्स यूज करेंगे, अगर उस लास्ट में एज आता है, एज, तो आप सबसे पहले उसे एक एंजाइम मानेंगे, आप उसे एक एंजाइम मानेंगे। ये दूसरी बात, नॉर्मल बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, यानी ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा। सिंपल सी बात है यार, किसी को भी जिंदा रहना है तो उसको एनर्जी तो चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़िया सा कहीं ग्लूकोज मिल रहा है, वो ग्लूकोज दे रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाता चला जा रहा है। ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज से एनर्जी तो बना रहा है, लेकिन मान लीजिए यही बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया को मिल्क में डाल दिया गया, ये बैक्टीरिया मिल्क में गिर गया। अब ये बैक्टीरिया मिल्क में गिर गया, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पाई जाती है वो लैक्टोज शुगर के फॉर्म में होती है, लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर के फॉर्म में हमारे बैक्टीरिया मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब ये बैक्टीरिया धोखे से या किसी भी कारण से दूध में चला गया, मिल्क में चला गया। अब बताइए आप क्या करना है, क्योंकि यहां तो लैक्टोज है, ग्लूकोज तो है नहीं, और लैक्टोज है कैरियर। लैक्टोज बेसिकली दो चीजों का कंपोजिशन होता है, गैलेक्टोज, मैं लिख देता हूं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर हमारा बनता है लैक्टोज, यानी लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। एक डाइसैकेराइड है जो दो मोनोमर यानी दो सिंपल शुगर से मिलकर बनता है। एक शुगर हमारा गैलेक्टोज है, दूसरा शुगर हमारा ग्लूकोज है। दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं, दोनों ही सिंपल शुगर्स हैं। और आपको अच्छे से पता है कि हमारा बैक्टीरिया इस ग्लूकोज से एनर्जी बना लेगा आसानी से। सवाल बस ये उठता है कि सर लैक्टोज से अगर इसको एनर्जी बनानी है तो लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने बात क्या बताई कि अगर बैक्टीरिया ग्लूकोज मीडियम में पड़ा हुआ है, कहीं पर नॉर्मल शुगर में पड़ा हुआ है, तो वो आसानी से अपने आप को जिंदा रख रहा है, क्योंकि वो उस ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी बना रहा है। लेकिन यही बैक्टीरिया अगर मिल्क में चला जाता है, दूध में जो बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो ये कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा, क्योंकि विदाउट एनर्जी नो लाइफ। एनर्जी बनाने के लिए इसको एक टेंशन लेनी पड़ेगी, और वो टेंशन ये है कि लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा, हमें ग्लूकोज से एनर्जी, हमें बैक्टीरिया को ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाएगी। लैक्टोज का ये जो ब्रेकडाउन कर रहा है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सेम वैसे जैसे हम अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम यूज करते हैं, सेम एज ये भी एंजाइम यूज करने जा रहा है। तो ये जो एंजाइम यूज करता है डियर, उस एंजाइम का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में लैक्टोज को तोड़ा जाएगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज बनेगा, ये एनर्जी बनाना चालू कर देगा और मिल्क में अपने आप को सरवाइव कर लेगा। क्लियर? यहां पर एक पॉइंट समझ जाइए कि अगर ग्लूकोज कहीं पहले से मौजूद है तो ये एंजाइम को नहीं बनाएगा। बात समझ आ रही है? जब ग्लूकोज ऑलरेडी वहां पर है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों बनाएगा? जब नहीं बनाएगा तो इसको बोलते हैं स्विच ऑफ मोड, स्विच ऑफ।
ये क्या है, स्विच ऑफ मोड कर रहा है, ये वो एंजाइम ही नहीं बना रहा है, ये एंजाइम ही नहीं बना रहा है, इसलिए स्विच ऑफ है। लेकिन अगर मिल्क पे चला गया, मिल्क में लैक्टोज शुगर मिलती है या कहीं भी लैक्टोज शुगर मिलती है, तो वो स्विच ऑन कर देता है। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, समझिएगा। स्विच ऑन करने का मतलब ये है यहां पर कि ये एंजाइम बनाएगा, ये एंजाइम है, देखिए मैंने बोला था एज लगा है एंजाइम, ये एक एंजाइम है। और आपको अच्छे से पता है कि आपके बायो वाले सर ने यानी कि मैंने ये बताया है कि जब भी कोई एंजाइम बनता है, ये एंजाइम को बनाने वाले होते हैं एमआरएनए यानी कि प्रोटीन। और प्रोटीन को ऑर्डर दिया किसने, एमआरएनए ने। और एमआरएनए अच्छे से पता है आपको, डीएनए ने बनाया है। तो देखिए क्या है, यानी कि इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा इसको, जैसे ही मिल्क में डाल दिया। तो क्या हुआ, ये एक एनवायरमेंटल चेंज हुआ, ये एक एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जो मैंने बताया कि जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल या जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, रेगुलेशन चेंज हो सकता है अगर एनवायरमेंटल कंडीशन बदल जाए। अभी नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया ग्लूकोज वाली जगह पे था, उसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ी, उसने ऐसा कोई एमआरएनए नहीं बनाया, स्विच ऑफ मोड पे लगा दिया कि भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम ना बनाया जाए। इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि अभी उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है। लेकिन जैसे ही उसको मिल्क में डाल दिया या सिर्फ ऐसी जगह डाल दिया जहां पर लैक्टोज शुगर है, इसको जरूरत पड़ गई इस एंजाइम की। और इस एंजाइम है क्या, प्रोटीन से बना हुआ है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें वो एमआरएनए चाहिए था, जो एमआरएनए जाकर के उस टाइप की प्रोटीन को बनाए। तो स्विच ऑन मोड करेगा, कब करेगा, जब मिल्क में जाएगा। और मिल्क में है क्या, मिल्क में था लैक्टोज शुगर, मींस लैक्टोज शुगर यहां पर क्या काम कर रहा है, ये एक इंड्यूसर है, ये कह रहा है इस एंजाइम को बनाओ, क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं बनाया गया तो लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा बैक्टीरिया मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं तो एनर्जी नहीं। क्लियर, ये पूरा जीन एक्सप्रेशन की मैंने आपको समरी बता डाली। अब तो एनसीईआरटी की बातें समझते हैं। आई होप आपको ये थीम समझ में आ गई होगी, इस थीम के हिसाब से सारा कार्यक्रम होगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस तरीके से काम करता है। अभी इस काम के लिए और भी चीज देखिए, समझ लीजिए पे, ये तो बैक्टीरिया है, लैक्टोज दे रहा है, तो बैक्टीरिया इस गैलेक्टोसाइडेज का काम तो तोड़ना हो गया, लेकिन बैक्टीरिया मान लीजिए ये बैक्टीरिया है हमारा, ये पड़ा हुआ है मिल्क में भी, ये बैक्टीरिया हमारे मिल्क में पड़ा हुआ, मैंने मिल्क लिख दिया। ओके, अब इस बैक्टीरिया को एक चीज और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इस बैक्टीरिया को एक काम करना पड़ेगा कि जो लैक्टोज सराउंडिंग में मौजूद है, ये मैंने ब्लू डॉट से लैक्टोज को शो किया है मिल्क में, लैक्टिक शुगर को, इस शुगर को अपने अंदर के लिए परमिएबिलिटी की कि लैक्टोज आसानी से हमारे बैक्टीरिया के अंदर चला आए, आसानी से बैक्टीरिया के अंदर चला है। इसके लिए इसकी सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल होना पड़ेगा। तो भाई फ्रेंड, हमें एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम का नाम है परमेज। उस एंजाइम का नाम है परमेज, जो इस लैक्टोज को अंदर आने की अनुमति दे। क्लियर, तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अब एक तीसरा एंजाइम और पड़ेगा, हम रुक के बताएंगे आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो एंजाइम, जो कोई भी एंजाइम बनाया जा रहा है एमआरएनए से बनाया जा रहा है, एमआरएनए ही बनता है, फिर वो ट्रांसलेशन करके ये एंजाइम्स की प्रोटीन्स को बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई गई है, इनयूकोलाई द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, जो मैंने बताया अभी आपको। हमारे एम्ब्रियो में भी ये चीज देखने को मिलती है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आर रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। एक छोटा सा एम्ब्रियो एक एडल्ट बेबी में कन्वर्ट होता है, बेबी में क्या, एडल्ट हम लोगों में कन्वर्ट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा जीन एक्सप्रेशन का सीन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी जीन एक्सप्रेशन पे। आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ बैक्टीरिया की ओरिजिनल पिक्स दी गई है। बैक्टीरिया जब किसी कल्चर मीडियम में दिखता है तो आपको जो ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट हमारे बैक्टीरिया हैं।
ये डॉट हमारे बैक्टीरिया हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। कल्चर मीडियम में हम ग्लूकोज डाल सकते हैं, लैक्टोज डाल सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। If a substrate is added to growth medium of bacteria, a set of genes switch on, देखिए वही चीज, switch on the metabolites, it is called induction। जैसे मैंने बोला कि अगर इस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पड़े हैं और ये जो यहाँ पड़ा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर लैक्टोज है, यहाँ पर अगर लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज को जैसे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, इसको अपना मटेरियल स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना है, और लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना है तो हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसलिए वो स्विच ऑन करता है। When a metabolite is added the genes to produce the turn off, that is called repression। और अगर कह रहा when a product is added the genes to produce it are turned off, अगर मान लीजिए हमने फिर से वही ग्लूकोज डाल दिया, मिल्क डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो ये स्विच ऑफ कर लेगा। क्यों ऑफ कर लेगा? क्योंकि अब इसको ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रही है, तो इसे एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जैकोब मोनाट, इन्होंने एक मेथड दिखाया बैक्टीरिया में, जो चीज मैंने भी आपको बताई वही मेथड इन्होंने बताया था कि ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन्स। पहली बात की सारे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में, जिनमें एनर्जी बनती है या जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस सब कुछ जीन्स पे डिपेंड करता है। ऑल द जीन्स रेगुलेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट ओपेरॉन। ओपेरॉन, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि एक ओपेरॉन चीज होती है, ये पूरे सेट को उन्होंने नाम दिया है ओपेरॉन। एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन, जो मैं बताने वाला हूँ अभी, एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आगे चलता हूँ साइंटिस्ट से मिलने पहले। हमारे साइंटिस्ट है ये दो, फ्रांसिस फ्रांकोइस जैकोब एंड मोनाट। ये दोनों साइंटिस्ट, और जहां तक मुझे पिक्स मिलती है मैं हर जगह पर आपको साइंटिस्ट को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि साइंटिस्ट देख लीजिए, इन्होंने इतनी मेहनत करी है और एक नई चीज हमें दी है। तो जैकोब एंड मोनाट ने जो जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताया, वो जीन एक्सप्रेशन मैं आपको शो करता हूँ अभी यहाँ पर। ये देखिए एक लैकोपेरॉन का सिस्टम दिया गया है, समझिए। ये एक डीएनए है, ध्यान समझना है जगह पे। ये एक डीएनए है, जो डीएनए हमारे बैक्टीरिया का है, हमारे इकोलाई का। इसके वजह से कोलाई का बैक्टीरिया का डीएनए दिया गया। इस डीएनए का एक छोटा सेगमेंट यहाँ पे जूम आउट किया जा रहा है, ये आपके लिए ये जूम आउट किया जा रहा है, जहां पे लिखा है PIPOGYA। ये है क्या? इसको लर्न करने के लिए पहली बात तो एक फंडा कर ले, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, आपको भूलेंगे नहीं आप कभी। PIPOZYA ये है क्या? तो एक याद करने चीज, बहुत सा गेम चला है, ये बहुत लोग गेम खेलते भी, इसको पबजी से आपको 4 तो मिल गए, PPOZY पबजी। तो P फॉर प्रमोटर, देखिए यही प्रमोटर यहां पर भी है, प्रमोटर। G यानी Z, ये G बोलेगा पबजी, तो बन गया पबजी PPZY। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है, आपसे पूछा गया था लैक ओपेरॉन में होता क्या है। ये जितना पार्ट आप देख रहे हैं डीएनए का एक छोटा सेगमेंट, इसे लैक ओपेरॉन बोला गया है। लैक लिया गया है लैक्टोज से, ऑपरेट करने से बना है ओपेरॉन। तो लैक्टोज को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? क्या चाहिए? सबसे पहले ए रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन, ये आई है, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन। आप अभी नाम देखिए, बाकी काम तो मैं बता रहा हूं आपको, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर नाम से लगता है कि हाँ इनहिबिट कर रहा है किसी चीज को, और बात है भी, ये एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेशर का मतलब रोकने वाला, रिप्रेशर का मतलब रोकने वाला प्रोटीन। बी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं। याद करिए वो दिन जब आपने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़ाई है, जहां प्रमोटर हुआ करता था, बीच में हमारा क्या होता था? स्ट्रक्चरल जीन, और इधर टर्मिनेटर हुआ करता था। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे उस टाइप का एमआरएनए बनेगा जो एक हमारा एक्टिव प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन हमारे क्या होंगे? एंजाइम। यानी इसी ZYA से हमारा एक मैसेंजर आरएनए तैयार होगा। इस ZYA से हमारा एक मैसेंजर आरएनए तैयार होने वाला है। Z से कुछ एंजाइम अलग बनेगा, Y से एक अलग एंजाइम का कोड होगा, A से एक अलग एंजाइम का कोड होगा। इसीलिए मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। पॉली, एक ही एमआरएनए से 3 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स अभी बनाई जाएंगी, आपके सामने अभी बनाई जाएंगी 3 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन। इसीलिए मैंने बोल दिया पॉलीसिस्टोनिक होता है। हम लोगों में क्या था? एक एमआरएनए बनेगा तो एक्सॉन को रखो, इंट्रॉन रिमूव कर दो, एक एमआरएनए से एक ही टाइप की प्रोटीन बनेगी।
यानी अगर हमारी बॉडी में कोई एंजाइम बनता है तो एक mRNA से एक एंजाइम बनेगा, लेकिन देखिए इनके एक mRNA से 3 टाइप के एंजाइम्स बनने जा रहा है, इसीलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक बोला गया। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए ZYA एंड ऑपरेटर रीजन, ये हमारा ऑपरेटर रीजन है। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 चीज याद रखनी है आपको। आप अगर एक लैकोपेरॉन का आपसे पूछा जाए कि लैकोपेरॉन में कौन कौन चीजें कंसिस्ट करती हैं, तो लैकोपेरॉन में सबसे पहले आपको याद रखना आयन इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगा, ये जिसे रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते थे। इनहिबिटर रिप्रेसर टाइप की मतलब है कि किसी भी चीज को रोको। इनहिबिट मतलब रोकना, रिप्रेशन मींस भी रोकना। दूसरा हमारा था प्रोमोटर, पी फॉर प्रोमोटर, ओ से ऑपरेटर था और स्ट्रक्चरल जीन था। 3 चीज याद रखना, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है? जेड जीन, अब देखिए जेड क्या है, ये जो जीन है, ये जो डीएनए से जो जीन बनेगा, मैंने दिखाया भी था, तो जैसे समझ लीजिए ये जेड से mRNA बना है, मैंने डिफरेंट कलर में शो करता हूं, ये वाई से बना है और ये से बना है। आप पढ़ जाइए भाई साहब, आपका कोई काम नहीं है। चलिए रिमूव हो जाइए। ठीक है? तो आप यह देख रहे हैं कि ये डीएनए के सेगमेंट से बना हुआ है, क्या है, mRNA है। और आपने अच्छे से जान पता है कि यही mRNA में जब ये साइटोप्लाज्म चला जाएगा तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये mRNA आपका तैयार है 5 प्राइम से 3 प्राइम पर। अब ये जो mRNA है ये एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। वाई वाला परमेज बना रहा है, यानी ये जो बनाएगा एंजाइम कौन सा बना रहा है, परमेज बना रहा है। एंड जो हमारा ए वाला जीन है ये बनाएगा ट्रांस एसिटिलेज। ट्रांस एसिटिलेज क्या बना है? ट्रांस एसिटिलेज। mRNA से 3 टाइप की प्रोटीन्स बन रही है, देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलेज। ये कब बनना चालू होगा? ये पहली बात तो बनने के लिए कौन इस चीज को देखेगा, तो ऑपरेटर जगह देखेगा कि ये बनना है या नहीं है। अगर बनना है तो स्विच ऑन मोड चलेगा, बनना नहीं है तो स्विच ऑफ मोड चलेगा। स्विच ऑन कब होगा? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। स्विच ऑन तब होगा जब लैक्टोज मीडियम मिलेगा, तभी स्विच ऑन होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अब देखिए इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, पहला है ये स्विच ऑफ मोड है। कब स्विच ऑफ है? जब इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर है क्या? इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। लैक्टोज है तो एंजाइम बनाना जरूरी है, लैक्टोज नहीं है तो हम किस लिए एंजाइम बनाएंगे। अब लैक्टोज अगर है, लैक्टोज एब्सेंट है तो देखिए क्या होता है। आई को हमने रेगुलेटरी जीन बोला, ये एक ऐसा mRNA बनाता है जो mRNA एक रिप्रेसर प्रोटीन को जन्म देता है। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनी, मैं इसको दिखाता हूं सही से। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, होता क्या है, ये एक डीएनए है और डीएनए से आरएनए बनने के लिए रिस्पांसिबल होता है हमारा जीन आरएनए पॉलीमरेज। मानते हैं बात को? आरएनए पॉलीमरेज इस ऑपरेटर के पास से जुड़ता है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज मान लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के पास से जुड़ेगा और इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। जब ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये इस स्ट्रक्चरल जीन, जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से थे, ZYA, ये ZYA इनके नाम का mRNA बना देगा। और अगर mRNA बन गया तो प्रोटीन भी बनना तय है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी ये केवल ग्लूकोज में पड़ा हुआ है, अभी लैक्टोज है ही नहीं। जब लैक्टोज है नहीं तो हमें इस एंजाइम की जरूरत है नहीं, और जब एंजाइम की जरूरत है नहीं तो होता क्या है, बना हुआ ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर के पास से जाकर के जुड़ जाता है। बना हुआ ये रिप्रेसर प्रोटीन ये जुड़ गया यहाँ पर। जब ये यहाँ पर जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, और जब आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है तो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये इस जगह से अटैच ही नहीं हो पा रहा है, ये ऑपरेटर साइड से अटैच ही नहीं हो पा रहा है। और जब ऑपरेटर से हमारा अटैच ही नहीं हो पा रहा है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पर कोई mRNA बनता नहीं है और ये हो गया स्विच ऑफ मोड।
लेकिन घटना तब बदल जाती है जब हमारा इंड्यूसर लैक्टोज मौजूद होता है। ये देखिए येलो वाले लैक्टोज। ये लैक्टोज करता क्या है? जैसे आपका ये सेफ है, मैं सेफ को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अच्छे से। और ये हमारा इंड्यूसर क्या करता है, देखिए सारी चीजें वही है, पबजी ZYA सब कुछ वही है, लेकिन हुआ क्या, अभी बैक्टीरिया कहां पर है, लैक्टोज में है। बैक्टीरिया जब लैक्टोज में है तो ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं हमारे रिप्रेसर प्रोटीन से। सब कुछ वही हो रहा था, अभी किसी कुछ नहीं पता लैक्टोज है कि क्या है, केवल बैक्टीरिया लैक्टोज में था। लैक्टोज पर सेल मेम्ब्रेन से अंदर गया, साइटोप्लाज्म में गया। जैसे साइटोप्लाज्म में अंदर गया, क्या हुआ, घटना घटी। जैसे ही हमारा एक रिप्रेसर एमआरएनए बना, इनहिबिटर वाले ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और ये रिप्रेसर आपने पता कहां जुड़ता है आपको, ओ वाले पे जुड़ता है। क्यों ओ वाले पे जुड़ रहा है, क्योंकि इसको रोकना है। जैसे ही ओ वाले के पास पहुंचता है, यहां पर भाई साहब हमारा वेट कर रहे होते हैं, हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहां पर खड़ा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब खड़े हुए हैं कि हम बनाना जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है पिछली घटना क्या घटी थी, ये रिप्रेसर जाकर के जुड़ जाता था और आरएनए को रोक देता था। लेकिन अब की क्या हुआ, अब की लैक्टोज इससे जुड़ गया। जब लैक्टोज जुड़ गया इससे, तो इसका शेप डिस्टर्ब हो गया और ये इससे ऑपरेटर वाले साइड से जुड़ नहीं पाया। कौन नहीं जुड़ पाया, जो हमारी रिप्रेसर प्रोटीन थी। सब कुछ गेम है शेप का। अब इसका शेप डिस्टर्ब हो गया, अभी तक पूरा स्फेरिकल था, आसानी से वो जुड़ जाता और आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने मत देता ही। लेकिन अब की जुड़ गया इससे कौन, इससे जुड़ गया हमारा लैक्टोज, और लैक्टोज जब जुड़ गया तो इसका शेप डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के कारण ये ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाया, और जब ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाया तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज ने क्या काम किया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे की तरफ उसने बना डाला ये एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए बन गया, हमारे तीनों एंजाइम बन गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएमिनेज, इन तीनों ने मिलकर के लैक्टोज का डाइजेशन चालू कर दिया और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया। जैसे ग्लूकोज बनना चालू हो गया, एनर्जी बनाना चालू हो गई। तो देखिए इनके सराउंडिंग मीडियम से कैसे जीन को एक्सप्रेस किया गया। लैक्टोज ना होता तो ये यहाँ से अटैच हो जाता, आरएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर सकता था, ये ग्लूकोज में जिंदा रहता। लेकिन जब ग्लूकोज है ही नहीं है, सिर्फ मिल रहा है क्या उसको, लैक्टोज मिल रहा है, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन के लिए इन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही लैक्टोज गया, लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ गया, और रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ने के बाद इसने आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने से बचाया। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ा और इसने आपका एमआरएनए बना दिया। ये हमारे लैग ओपेरॉन का सिस्टम था। इस तरीके से मोनाड ने, जैकब एंड मोनाड ने हमारी हेल्प करी कि दिखाने के लिए कि भाई कैसे हम किसी जीन्स को रेगुलेट करते हैं, कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारे जीन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, कैसे हमारा फिजियोलॉजिकल, कैसे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे जीन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला टॉपिक हमारा होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HGP कहते हैं, इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक उद्देश्य था, और वो एम ये है कि हम ह्यूमन के डीएनए सीक्वेंस का पता लगा पाए कि अगर ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस एक के साथ, आपने पता है थाइमिन ऐड होगा, थाइमिन है तो एडेनिन है, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, साइटोसिन है तो ग्वानिन है। और आपको पता है हर एक ट्रिपलेट कोडॉन का नाम की एक अमीनो एसिड होती है, एक ट्रिपलेट कोडॉन की नाम की एक अमीनो एसिड, और यही एक एमआरएनए बनाएगा जो आपके बॉडी में कैरेक्टर को बनाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यही पता लगाया गया कि आखिर डीएनए में मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के पेयर कैसे किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे इनका क्या कैरेक्टर है। जैसे हमने अब पता लगा लिया कि अगर ये अमीनो एसिड अगर डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड चेन है तो वो इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। इवन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत हम ये भी जान सकते हैं कि कौन इंसान क्रिमिनल माइंड का है, कौन इंसान क्रिमिनल माइंड का है, कौन क्रिमिनल माइंड का नहीं है। हमने इसका भी पता लगाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू। तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स का पता लगाना, क्या उनसे बनने वाली प्रोटीन है, हमने इन सब को पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत से बच्चों को इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का असाइनमेंट भी दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता किया गया तो द एंटायर डीएनए द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम।
जीनोम का मतलब देखिए, ये आपको नॉलेज दे रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि भाई हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं। सेल्स में, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम है। लेकिन जब हमारा स्पर्म होता है तो हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम हमारे स्पर्म में जाता है, और जब एक जाता है स्पर्म में तो इसे हम हैप्लॉइड सेट कहते हैं, और यही हमारा जीनोम भी होता है। In human genome, DNA is packed in 23 chromosomes, कोई बात ही नहीं, सब कुछ पता है। Human genome contains human, ये भी मैंने बताया कि 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। जीनोम की बात कर रहा है, जीनोम में 3.9, यानी जब हैप्लॉइड कंडीशन होगी 23 में, और ये 46 है तो मैंने क्या बताया था, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1920 में लॉन्च किया गया, तो 2003 तक इन्होंने अपने चीजों को काफी एस्टेब्लिश किया और हम पब्लिक को बताया। Was the first mega project for the sequencing of nucleotide, mapping all the genes in human genome. सीक्वेंस पता चल लगाया गया कि हमारे ह्यूमन के डीएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और अगर ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो वो किस टाइप के एमआरएनए बनाएंगे, किस टाइप के एमआरएनए से किस टाइप की प्रोटीन बनेगी, ये सारी चीजें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आएंगी। SGP was the coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health. इन दोनों ने मिलकर के अपना जो भी एक्सपेंडिचर किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। अगर हम बात करते हैं गोल क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो पहला गोल है आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के जीन्स बन सकते हैं, ये हमारा गोल था HGP का। सेकेंड थिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर, क्या सीक्वेंस है इन 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर का। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, इसको डाटाबेस में स्टोर किया गया, मींस कंप्यूटर में डाला गया, फीडिंग करी गई, डाटा एनालिसिस किया गया। कई सारे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट लगे जिन्होंने देखिए काफी बड़ा फीडिंग करी गई है। एक आप देख रहे हैं जैसे प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग जैसा यहाँ पर हमारा डाटा सेव किया गया। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। हमारे इस प्रोजेक्ट में एथिकल लीगल इश्यूज भी हुए जो इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते थे। क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका डीएनए लिया गया, आपके डीएनए के डिजायर्ड पार्ट को कट किया गया, कट करने के बाद उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से काफी बढ़ाया, देन हमने उसके सीक्वेंस को चेक करना चालू किया। देखिए क्या प्रोसीजर है, थोड़ी बातें हैं। आइसोलेट डीएनए फ्रॉम ए सेल, सबसे पहले अगर हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो किया गया, जो उन्होंने किया, कई साइंटिस्टों ने मिलकर के कई बिलियन मिलियन डॉलर्स को खर्च करके जो किया, उनका सबसे पहला काम था कि डीएनए को आइसोलेट करिए। आइसोलेट करिए मतलब सेल से बाहर निकालना, इसको बोलते हैं आइसोलेशन करना। इसके लिए एंजाइम्स होते हैं हमारे, बायोटेक्नोलॉजी बनेंगे। कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, हमने उनको एक खास फ्रेगमेंट में तोड़ा। क्लोन इन अ होस्ट बैक्टीरियल एंड यीस्ट, इसी को हम बोलते हैं बैक एंड यैक फॉर एम्प्लीफिकेशन। हमने जो जीन निकाले हैं उस जीन के सेगमेंट को एम्प्लीफाई करते हैं। एम्प्लीफाई का मतलब द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के नंबर को बढ़ाना, क्योंकि हमें उसको बहुत ध्यान से देखना है। एक सीक्वेंस से हम कुछ काट नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, तो हमें उसको सीक्वेंस को बढ़ाना पड़ा। सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए हमने बैक्टीरिया और यीस्ट को यूज किया। Sequencing of fragments using automated DNA sequencer using Frederick Sanger method। फ्रेडरिक सेंगर मेथड ने क्या किया था, उस सीक्वेंस को ऑटोमेटिक पता लगाने चालू किया कि आखिर वो सीक्वेंस है क्या, AATTG है या DAGGC है। ये सीक्वेंस को पता लगाना, इसको हमारा जो फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस को। अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजंस, सीक्वेंस को अरेंज करना कि कौन कितनी बार ओवरलैप करता है। देन अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिर हम इनके अलाइनमेंट के ड्यूरिंग जान सकते हैं, जैसे ये सेगमेंट इक्वल है, हाँ यहाँ पे जीन सेम है, ये और ये इक्वल है, ये सेम है, तो इनको इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करना, कंप्यूटर पर तैयार करना। यहाँ पर प्रोसीजर नहीं पूछा जाना है एग्जाम में, आपसे दो चीज पूछेगा, एक्सपेक्ट फ्रॉम BAC एंड YAC। तो BAC means bacterial आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड या मींस यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार किए गए हैं। तो BAC एंड YAC का एक्सपेंड फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये होते क्या है। ये हमारे फ्रेडरिक सेंगर है। सेंगर हैज आल्सो डेवलप्ड मेथड फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। इन्होंने प्रोटीन्स में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता लगाया। कैसे कि अगर कोई प्रोटीन बनी है, मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन है,
तो इंसुलिन हार्मोन में क्या सीक्वेंस था, अमीनो एसिड का, वो पता लगाया। अब खुद आप दिमाग लगा लीजिए, कोई प्रोटीन बनी है, उसमें हमने देख लिया कोई प्रोटीन अगर बन रही है, इंसुलिन अगर हार्मोन बनता है तो उसमें ए यू जी सी टी, यानी दुनिया में कहीं पर भी अगर ये सीक्वेंस बन जाता है, इसका मतलब ये आगे जाकर क्या करेगा, एक इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा। यही सब एम था एचटीपी का कि सीक्वेंस का पता लगाओ, उस सीक्वेंस से किस टाइप की प्रोटीन बनेगी। तो हम एक एम्ब्रियो में क्यों देखेंगे, उसके डीएनए को चेक करेंगे, अच्छा क्या लिखा है, ए यू जी सी टी, ये अगर सीक्वेंस हमने कंप्यूटर में डाला, पता चला भैया ये इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो हमने बच्चे में देख लिया, बच्चे में तो इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला कोई एंजाइम ही नहीं है, तो हम उसको बचा सकते हैं, हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, किसी तरह ये सेगमेंट उस तक पहुंचा सकते हैं। ये एक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेस। HGP was closely associated with bioinformatics, bioinformatics मतलब लिविंग केमिकल कौन-कौन से हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए HGP का यूज किया गया, यहाँ पे दिया भी गया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ हिस्ट्री एंड मेडिसिन। बायोलॉजी और मेडिसिन के जब हमने कुछ चीज को यूज किया तो हमने उसे बोला बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर? आगे चलते हैं। तो साइलेंट फीचर्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, क्या साइलेंट फीचर्स है? सबसे पहले जो बताया गया हमें वो ये बताया गया कि जो ह्यूमन का जीनोम रखता है, जीनोम मतलब हैप्लॉइड कंडीशन, जीनोम विद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कंटेन इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस रखते हैं, तो हमें पता है कितने न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, अच्छे से हमने इसको पढ़ा 6.6 बिलियन बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ जीन्स अबाउट 30,000। जो जीन्स मौजूद है हमारे डीएनए में वो है 30,000 जीन्स मौजूद है हमारी बॉडी में, यानी 30,000 जीन्स का मतलब 30,000 टाइप की प्रोटीन, यानी 30,000 टाइप के आपकी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरेज जीन कंसिस्ट 3,000 बेसेस, नॉर्मल किसी भी क्रोमोसोम में 3,000 बेस मिलेंगे, बट साइज वेरी लार्जेस्ट नोन इन ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जीनोम जीन्स को बनाया जाता है। कंटेन्स 2.4 मिलियन बेसेस, 2.4 मिलियन बेसेस। अब देखिए यही नीट किया जा सकता है कि हमारे कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा प्लेस है जहां पर 2.4 मिलियन बेसेस पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बेस पाया जा रहा है, तो वो हमारा है डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम पे मौजूद एक डिस्ट्रोफिन देखें अगर, तो देखिए एक्स क्रोमोसोम उसका छोटा साइट लिया गया है, ये देखिए डीएनए है और इस डीएनए में ये सेगमेंट दिख रहा है और यही सेगमेंट क्या बोल दिया इसको, डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस पेयर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स साइलेंट फीचर्स में अगर और चले तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल, ओनली 0.1% डिफरेंस मेक्स एवरी इंडिविजुअल। आप हो, हम हो, गर्ल हो, बॉय हो, हम सभी में 99.9% न्यूक्लियोटाइड सेम हैं, सिर्फ 0.1% चेंज है, और यही 0.1% का जो चेंज होता है ये आप में वेरिएशन ले आता है। हम और आप, चाहे फीमेल हो चाहे गर्ल, सब बॉय हो, सब के सब सेम हैं, क्योंकि आंख से देखने का काम वो भी करते हैं, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, सब लोग 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% के कारण हमारी बॉडी में वेरिएशन आ जाता है। फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन। अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50% जीन्स का पता नहीं लगा सके हैं, उनका काम क्या है, केवल 50% ही पता लगाया है। 50% अगर और पता लग जाएगा तो हम सब कुछ जान जाएंगे, आपके डीएनए को देख करके आपकी कुंडली निकाल देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रोमोसोम एक्स, ये जो 1 लिखा है ये समझ लीजिए एक्स है। क्रोमोसोम एक्स हैज मोस्ट जीन 2968, जबकि वाई में 231 क्रोमोसोम जीन्स मौजूद होते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि वाई क्रोमोसोम क्या होता है, हल्का होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बड़ा होता है। यही एक रीजन था, इससे डिटरमिनेशन के टाइम वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म जल्दी पहुंच जाते थे, क्योंकि कहां 2968 और कहां पे 231। क्लियर? तो ये था हमारा लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर पेन। सोचिए कहां कितने जीन्स पाए, 50% जीन्स को हमने देखा है, 50% जीन्स में भी केवल 2% जीन्स ही प्रोटीन बनाते हैं, बाकी तो प्रोटीन बना ही नहीं रहे। और जब 2% से प्रोटीन बना रहे हैं तो सोच लीजिए 30,000 जीन्स होते हैं, उस 30,000 जीन्स में केवल 2% ही प्रोटीन बना रहे हैं, सबके सब ने बना दिया प्रोटीन, तब तो हम लोग कैरेक्टर से भर भर एकदम फूले बड़े होंगे। अब आती बात, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सीक्वेंस क्या होता है। तो आपके डीएनए में
कुछ यूनिक जगह होती हैं जहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट कर रहा होता है। ऐसे हमने सेगमेंट को रिपीटेड सीक्वेंसेस बोला। जैसे कि मान लीजिए कोई डीएनए है और डीएनए में जो कोडॉन लगा है वो लगा है AAGC, फिर थोड़ी दूर चले AAGC, फिर AAGC, AAGC। ये एक सेगमेंट को दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए आप देखेंगे तो जो हमारा रेड वाले कलर्स दिख रहे हैं AAGC, ये बार बार सीक्वेंस रिपीट कर रहा है। बार बार सेगमेंट ये हमारे पेयर न्यूक्लियोटाइड के रिपीट कर रहे हैं। ये जब बार बार रिपीट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस। क्या है? रिपीटेड सीक्वेंसेस है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। About 1.4 million locations have single base DNA differences. They are called SNPs, means single nucleotide polymorphism. एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार आ रहा है, बार बार टी का रिप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं SNPs। ये एक्सपेंड फॉर्म याद करिएगा। ये सब चीज हमारे क्या साइलेंट फीचर्स थे कि हमारे डीएनए में ये भी पता चला कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। उसे हमने कॉमनली क्या बोला? रिपीटेड सीक्वेंसेस। इसी को हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट भी बोलते हैं, VNTR। इसी को हम VNTR बोलेंगे, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जो बार बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। फिर कहता है आप किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी रिपीट करते हैं बार बार, यानी कहीं पर AA लिखा है, फिर AA आ गया, फिर A आ गया, फिर A आ गया, बार बार सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट कर रहा है, तो हमने उसको बोल दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरीके से हमारा ये भी साइलेंट फीचर में रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। और इस तरीके से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी ह्यूमन के बारे में जानने की, जो मेडिकल फील्ड में बहुत कारगर साबित हुई। हमने किसी भी एम्ब्रियो के डीएनए को लिया और डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगा करके हमने ये जाना कि आखिर उस बनने वाले एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन नहीं बनेंगे, उससे आइडिया हमें लगा लिया कि ये डिसीज होगी। जैसे मैं इंसुलिन को बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, हर बार देता हूँ। रीजन क्या है? इंसुलिन एक बहुत कॉमन सा डायबिटीज पेशेंट के लिए एक हार्मोन है कि जिसमें ये हार्मोन नहीं बनता है वो पेशेंट हमारा डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटीज मेलाइटस का। तो उस जगह पर अगर हम देखें तो अगर हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब देखते हैं बेबी को और उसके सेल्स में हमने डीएनए को जब आइसोलेट किया, उसके सैंपल ले लिया, आइसोलेट किया, तो हमने देखा अगर उसके पास ये इंसुलिन वाला सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, बहुत कॉस्टली है, मजाक में नहीं हो सकता कि इंजेक्शन से निकाला ठोक दिया हो गया। तो जब हमने उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया तो पता चला हमें कि हाँ यहाँ पर इसके पास ये जीन्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसको भविष्य में डायबिटिक नाम की बीमारी हो जाएगी। इस तरीके से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थ्रू पता लगा सके और हम चाहे तो उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था, जहाँ पर हमने जीन एक्सप्रेशन को जाना, हमने एक मेगा प्रोजेक्ट HGP के बारे में जाना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो हमारे लेक्चर का लास्ट वीडियो होगा जिसपे हम चर्चा करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चीज क्या है। एक अच्छा टॉपिक है, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तब तक के बाय बाय, टाटा।